जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। हमने कल के वीडियो सीरीज में आप लोगों के साथ भौतिकी के जो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए तमाम क्वेश्चंस का विश्लेषण पूरी डिटेल में किया और आपको बतला दिया कि दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। आज हम एक नए वीडियो और ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, इसके साथ मैं उपस्थित हूँ और इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए पूरा प्रीवियस ईयर का साथ ही साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यानी जो कंटेंट्स है, तमाम सारी बातें, तमाम प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सबको लेकर हम प्रस्तुत हूँ। तो आप बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। देखिए, पहला जो अपना टॉपिक बनता है वह है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है वो कहता है कि एक वस्तु पर एक कूलम धन आवेश है, यानी कोई एक वस्तु है, मानकर चलिए यह एक वस्तु है और इस वस्तु पर एक कूलम्ब क्या है? धन आवेश है। इस वस्तु पर एक कूलम्ब क्या है? धन आवेश है। तो कहता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था से। अब कहता है तो सामान्य अवस्था से उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन ए में अधिक है, फिर कम है या अधिक है। तो देखिए, अगर उस पर एक कूलम आवेश है, इसका मतलब है कि एक कूलम आवेश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उतना ज्यादा हो गया। तो कम वाला तो पहले गलत हो जाएगा। अब एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखेंगे, एक कूलम्ब आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इसमें +1 जो है वो क्या है? कूलम्ब उस पर चार्ज है, इसका मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हो जाएगा 6.2825 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। यानी अपना सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न को देखिए, कहता है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, लैप्लेस के नियम से या गॉस के नियम से। तो दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगते हैं इसका गणना कौन किए थे? कूलम्ब साहब ने किए थे। तो कह सकते हैं ये कूलम्ब के नियम से दिए जाते हैं। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका चर्चा, उसका बखान कौन करता है? कूलम्ब का नियम करता है। और कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अगर ये Q1 है, अगर देखिए कहीं ना कहीं अगर ये दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है दूसरा क्या है? Q2 है, तो इनके बीच अगर बल F लगता है तो ये F क्या होता है? समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। और ये F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। क्या दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F समानुपाती क्या हो जाता है? Q1 इंटू Q2/r²। यही तो कूलम्ब का नियम है ना। तो किसके द्वारा हो जाएगा? कूलम्ब के नियम से। अगला प्रश्न कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो ये सब आदमी को पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। यानी सही हो जाएगा अपना डी नंबर को ऑप्शन। आगे चलिए, अगला देखिए, कहता है कि एसआई मात्रक में एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो? एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? जी, एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं? तो कहेंगे निर्वात का पारावैद्युतांक।
निर्वात का परावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं? निर्वात का परावैद्युतांक। और निर्वात के परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल। तो देखिए दूरी बल जो होता है यहाँ पर बल जो होता है वो दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दिया जाए। तो यहाँ से एक फार्मूला आप निकाल सकते हैं, F1/F2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। अब मानकर चलते हैं कि पहले F1/F2, अब मानकर चलते हैं कि अगर R1 R है और R2 को 2R कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए तो R से R कट गया तो क्या हो गया? F1/F2 बराबर क्या हो गया? तो ये हो गया 4/1। तो कोने कानी अगर गुना करेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4F2 बराबर F1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि F2 बराबर F1/4। यानी ये जो बल है वो शुरुआती बल का 1/4 गुना हो गया। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना। अगला प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए कहता है कि दो बिंदु आवेश पहले हवा में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतना ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशा में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? दोनों दशा में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा K/1, यानी K/1 के अनुपात हो जाएगा। यानी सही 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी अपेक्षिक वैधुता एप्सिलॉन R हो सकता है। अब विद्युत रोधी है तो इसका कितना हो सकता है? -1। परावैद्युतांक का मान कभी माइनस नहीं हो सकता है। 0 जी नहीं, 0 भी नहीं हो सकता है। ये नहीं, ये हो जाएगा 5 हो सकता है। यानी याद रखेंगे अगर ये विद्युत रोधी है तो इसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से बड़ा होगा। परावैद्युतांक क्या होगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा। यानी एप्सिलॉन R ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो यहाँ एक कौन बड़ा है? 5। आगे देखिए कहता है धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। यहाँ पर आपसे एक और बात पूछा जा सकता था कि हवा का परावैद्युतांक कितना होता है? तो हवा का परावैद्युतांक 1.008 होता है। निर्वात के लिए कितना होता है? तो 1 होता है। ये सब याद रखने वाली बातें हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। क्योंकि आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F यानी विद्युत बल बटे आवेश। अब इस बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। यानी A9 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाता है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कैपिटल R दूरी पर रखने पर भी उतना ही बल लगा अनुभव करता है। तो R का मान क्या होगा? क्या होगा? R का मान क्या होगा? तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं। R का मान हो जाएगा स्मॉल r बटे √k। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी C इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है।
यहां है इसका ऑप्शन। कहता है कि समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं यहाँ पर लगाते होंगे, लगाते हैं। यदि उनके परस्पर संपर्क में लाने के बाद बल पुनः उतना ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं, तो F1:F2 का मान क्या होगा? तो जब उसे आप परस्पर संयोग में लाइएगा तब उसका बल जो है वो हो जाएगा, उसका अनुपात हो जाएगा -8:1। क्या हो जाएगा? -8:1 हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। दो सजातीय व बराबर आवेश कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखाओं के बीच एक अन्य आवेश कैपिटल Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो कैपिटल Q का मान, तो इसका मान हो जाएगा -Q/4। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आगे देखिए, कहता है कि 3 आवेश +4Q कैपिटल Q तथा स्मॉल q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, 1 x/2 तथा x स्थिति में रखे हैं। स्मॉल q पर परिणामी बल 0 है, तो स्मॉल q का मान, अब परिणामी बल क्या है? 0 है। तो अब अगर परिणामी बल 0 है, स्मॉल q का मान हमसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे है, पहला जो है यानी कैपिटल ये जो है ये ओरिजिन पर रखा हुआ है, दूसरा जो है ये x/2 पर रखा है, और तीसरा जो है ये x दूरी पर रखा हुआ। अब हमसे पूछा है कि इस कैपिटल Q का मान क्या होगा। तो आप यदि इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपको मान निकलेगा -Q। कितना मिलेगा? -Q। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत जो है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत एक रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर कोई गतिमान आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मान नहीं है? ये न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और जूल प्रति कूलम प्रति मीटर भी होता है। ये जूल प्रति कूलम नहीं होता। आगे चलते हैं, अगला ये सवाल देखिए। कहता है कि एक बिंदुवत आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो याद रखेंगे इसका मान होता है 1/4πε0 Q/r²। खोज लीजिए कहाँ है 1/4πε0 Q/r², यानी बी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। चलिए आगे कहता है कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। सही बात है, परिमाण तो बराबर होंगे, लेकिन इनका जो नेचर है, प्रोटॉन जो होता है ये धनात्मक नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक नेचर का होता है। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इनके तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो बराबर होंगे, लेकिन दिशा बराबर नहीं होगा। उनके त्वरण बराबर होंगे? जी नहीं। उनके त्वरण का परिमाण बराबर होंगे? जी नहीं। इसका क्या हो जाएगा? उन पर लगने वाले बल का मान बराबर, बल के परिमाण बराबर होंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई तीव्रता के चुंबक विद्युतीय क्षेत्र में वेक्टर
पी द्विध्रुवीय आवेश वाले द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल की गणना करें, तो इसका मान हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस E। याद रखेंगे F बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस E, ये हो जाएगा। वैसे ये दोनों सेम है, ये भी हो सकता है यहाँ पर डॉट दे दीजिए तब ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जी, इसका जवाब दीजिए। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अक्ष पर क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाता है E व्युत्क्रमणपाती 1/r²। देखिए कौन है, ए में है E समानुपाती r², बी में है E समानुपाती 1/r², सी में है E समानुपाती r³ और E समानुपाती 1/r³। इसका सही हो जाएगा डी। आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो अक्ष यानी ये अक्षीय स्थिति है और ये निरक्षीय स्थिति है, और अक्षीय स्थिति बराबर होता है 2 इंटू निरक्षीय स्थिति, यानी अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए कहता है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशाओं में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसका दिशा अगर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो उसके द्वारा जो ट्रेवल किया गया तो ट्रेजेडी होता है, पाथ होता है, वो परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय होता है, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों के अनुपात, तो उनके त्वरणों का अनुपात, तो पहले सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो त्वरण का अनुपात जस्ट रिवर्स याद रखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर में प्रोटॉन और बाद प्रोटॉन है तो नीचे में इलेक्ट्रॉन, उल्टा हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है पी MP/me होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक पृथ्वीकृत चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या क्या हो जाएगा, अनिश्चित है। तो देखिए अगर किसी भी पिंड को आप धन आवेशित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पिंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और यदि आप उस पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसका मतलब है कि उस पिंड का द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, घटेगा। अगला है एप्सिलॉन नोट की विमाएं, तो इसकी विमाएं क्या होती है, m⁻T-3 और L-3 TQI होता है, यानी ये सॉरी ये नहीं ये होगा, बी इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि गॉस प्रमेय शुरू हो गया है। गॉस प्रमेय हम लोग कल डिटेल में चर्चा करेंगे।
कहता है कि एक आवेश कैपिटल Q को दो भाग Q तथा कैपिटल Q माइनस Q में विभाजित करके दो भागों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। उनके बीच लगने वाले विद्युत बल अधिकतम होगा यदि ए में Q बट्टे कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q बराबर 4/1, कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q बराबर 2/1 और कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q बराबर 3/1 और कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q बराबर 3/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q बराबर 2/1। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है गॉस प्रमेय और इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज अपना जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। क्या था आज? विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। कल हम लोग गॉस टॉपिक अध्ययन करेंगे, यानी गॉस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आपका दोस्त भी 12th का तैयारी कर रहा है और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त के साथ गद्दारी ना करते हुए, गद्दार दोस्त ना बनते हुए उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी कह दीजिए कि आप SGY साइंस क्लासेस चैनल के माध्यम से राममूर्ति सर के द्वारा जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है उसे पढ़ लो, तय है आपका भी अच्छा मार्क आएगा। तो चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।